हेलो, नमस्कार सभी को। मैं विवेक मलिक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी सूचना देना चाहता हूँ। हमने आज अपने चैनल का नाम चेंज किया है। अब हमारा चैनल MV कैरियर मेकर से बन गया है कपिल राणा कैरियर मेकर। ठीक है। अब इसके बारे में हम जानकारी आगे देंगे, उससे पहले हम अपनी पढ़ाई करेंगे, क्योंकि जब हमारा स्टूडियो प्रॉपर तैयार हो जाएगा और हमारी क्लासें सुचारू रूप से संचालित हो जाएगी, तब हम अपने चैनल के बारे में फुल इंट्रो आपको देंगे। ठीक है। तब तक आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। पता नहीं RRB ग्रुप डी का फरवरी में ही एग्ज़ाम हो जाए, तो उसी हिसाब से हम प्रिपरेशन को अपनी चालू रखते हैं। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है और ये इसमें पढ़ना है हमें ब्रेन के बारे में। मस्तिष्क। अगर आपसे पूछा जाए ब्रेन कौन से तंत्र का भाग है, सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से यही बनता है, ब्रेन तंत्रिका तंत्र का भाग होता है। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से निकलता है, ब्रेन का भार यानी कि इसका वेट कितना होगा। अगर हम बात करें वयस्क में, इसका भार हो जाता है 1350 से 1450 ग्राम। वहीं अगर इसके एवरेज वेट की बात करें, एवरेज हो जाएगा इसका 1400 ग्राम। वहीं अगर बच्चों की बात करें, बच्चों में कितना होगा, बच्चों में ये होता है 350 से 400 ग्राम। ठीक है। यानी कि जब बच्चा पैदा होता है या जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसमें उसका जो ब्रेन का वेट होता है वो होता है 350 से 400 ग्राम। ठीक है। और जब वही बच्चा वयस्क हो जाता है तो उसका ब्रेन का वेट एवरेज वेट पहुंच जाता है 1400 ग्राम। यानी कि बच्चे के पैदा होने से 1450 ग्राम तक उसका वेट बढ़ेगा। लेकिन ये किस आयु तक बढ़ेगा? ये वेट जो है 20 वर्ष की आयु तक बढ़ता है। यानी कि जब बच्चे की आयु 20 वर्ष की आयु तक बढ़ता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद यह घटना शुरू हो जाता है। और कितना घटता है यह? 3.7 ग्राम पर ईयर कम होता है। तो इस कथन से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो बच्चे का जो वेट होता है वो 350 से 400 ग्राम, लेकिन जैसे ही बच्चा 20 जन्म से लेकर 20 वर्ष की आयु तक उसके जो मस्तिष्क का भार है वह बढ़ता रहता है, और अंत में 20 वर्ष की आयु तक उसके मस्तिष्क का भार हो जाता है 1450 ग्राम, या एवरेज 1400 ग्राम हो जाता है लगभग सभी में। लेकिन जैसे ही जो वयस्क पुरुष होता है वो या वयस्क महिला होती है, जैसे ही वह 20 वर्ष की आयु क्रॉस करती है तो उसके भार में ह्रास होने लगता है। और यह ह्रास कितना होगा? 3.7 प्रति वर्ष। यानी कि एक वर्ष में 3.7 ग्राम मस्तिष्क का भार कम होने लगता है। इसका मतलब है जैसे जैसे मस्तिष्क का भार कम होता रहता है वह विकसित भी कम होता जाता है। यानी कि एक समय ऐसी आती है जो ज़्यादातर वृद्ध व्यक्ति में पाई जाती है कि उसे याद करने में कठिनाई होने लगती है, या वह भूल जाता है, भूलने की बीमारी जिसे कहते हैं वह उसके पल्ले पड़ जाती है। ठीक है। लेकिन अगर बात करें हम, यह सामान्यतः 3.7 ग्राम पर ईयर घटता है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा घटना शुरू हो जाता है तो हमने देखा है कि यह वयस्कों में भी यह बीमारी पाई जाती है भूलने की। तो इस स्थिति में जो डॉक्टर होते हैं वह यही कोशिश करते हैं या इस प्रकार की दवाई दी जाती है जिससे कि उनका वेट कम से कम ह्रास हो। ठीक है। या उनके मस्तिष्क के भार को बढ़ाया जाता है या विकसित किया जाता है। ठीक है। अब मस्तिष्क के कार्य की बात करते हैं हम। अगर इसके कार्य की बात करें, इसके दो प्रमुख कार्य होते हैं। पहला तो कार्य होता है इसका सामान्य बुद्धि प्रदान करना, और दूसरा इसी का कार्य होगा शरीर का संतुलन बनाना।
अगर बात करें सामान्य बुद्धि क्या होती है, सामान्य बुद्धि होती है जो हमारे बेसिक कार्यों से जुड़ी रहती है, जैसे हमें कितना खाना है, कितना सोना है, कितना उठना है, कितना चलना है, कितना बैठना है, या कब हमें वॉशरूम जाना है, कब हमें खाने खाने के लिए उठना है, या खाने खाने की भूख का एहसास, जो भी इस प्रकार के जो भी हमारे बेसिक कार्य होते हैं वह प्रदान करने का कार्य मस्तिष्क का ही होता है। दूसरा, हमारे शरीर का संतुलन बनाना, यानी कि कैसे हम चलते हैं, कैसे हम बैठते हैं, हमें गिरने से बचाना, ठोकर लग जाती है तो उस समय झटके के साथ हमें रोकना। तो इस प्रकार के जितने भी कार्य होते हैं ये सब आपका ब्रेन करता है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा डिस्टर्बेंस ज़्यादा ही है यहाँ पे, क्योंकि ये प्रॉपर स्टूडियो नहीं है, इसलिए बाहर की साउंड अंदर कमरे में आ जा रही है। हमारे स्टूडियो इस समय बनने लग रहे हैं या उनमें कार्य प्रचलित है, लेकिन जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा, फरवरी में ये स्टार्ट हो जाएगा स्टूडियो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर हम मस्तिष्क के भागों की बात करें, यानी कि इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है मस्तिष्क को, और वे कौन कौन से 3 भाग है वे लिख लेते हैं। सबसे पहला जो भाग होता है वो होगा आपका अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क पहला भाग होता है। दूसरा भाग होगा आपका मध्य मस्तिष्क। वहीं अगर तीसरे भाग की बात करें, तीसरा भाग होगा आपका पश्च मस्तिष्क। और ये दोनों भाग मिलकर क्या कहलाते हैं, इन दोनों भागों को संयुक्त रूप से कहा जाता है ब्रेन स्टेम। ठीक है, अब अगर बात करें हम अग्र मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से? पहला भाग होता है सेरिबेलम, CEREBRUM, सेरिब्रम पहला भाग। इसका हिंदी नाम क्या होता है? इसका हिंदी नाम होता है प्रमस्तिष्क। वहीं इसके दूसरे भाग की बात करें, दूसरा भाग होता है इसका थैलमस। इसका हिंदी नाम भी थैलमस ही होगा। और तीसरे भाग का नाम होता है हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस। मध्य मस्तिष्क का कोई भाग नहीं होता, लेकिन पश्च मस्तिष्क को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग का नाम होता है मेंड्यूला ओब्लंगेटा, और दूसरे भाग का नाम होता है सेरिबेलम। यानी कि सेरिबेलम को कहते हैं अनुमस्तिष्क। जल्दी से इनके कार्य के बारे में समझते हैं। छोटा टॉपिक है, आज ही पूरा करने की कोशिश करते हैं इसी क्लास में। अगर सबसे इम्पोर्टेंट भाग की बात करें, इसमें होता है मेड्यूला, सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और यह होता है सेरिब्रम, सबसे इम्पोर्टेंट। सेरिब्रम और सेरिबेलम 2 बिल्कुल समान नाम होता है, इसमें कंफ्यूज मत होना। सेरिबेलम को कहते हैं अनुमस्तिष्क, सबसे अंत वाले भाग का पार्ट होता है, और सेरिब्रम होता है पहले वाले भाग का सबसे बड़ा भाग। ठीक है, अगर हम यहीं से शुरू करते हैं, चलो मेड्यूला ऑब्लिंगेटा से। सबसे पहले क्या करता है, ये अनैच्छिक पेशियों का नियंत्रण करता है। अनैच्छिक पेशियों का नियंत्रण, तो यही समझ लेते हैं अनैच्छिक पेशियाँ। हमारे शरीर में 2 प्रकार की पेशियाँ होती है, एक होती है ऐच्छिक पेशियाँ, एक होती है अनैच्छिक पेशियाँ। ऐच्छिक पेशियाँ वे होती है जो हमारे इच्छाओं पर कार्य करती है, यानी कि जैसे मेरा जी किया चलने का मैं चल देता हूँ, जैसे मेरा जी किया उठने का मैं उठ देता हूँ, या मेरा मन कर रहा है कि मैं ऐसे हाथ उठाऊँ तो ऐसे ही हाथ हिला देता हूँ। तो इस प्रकार की जितनी पेशियाँ होती है वे हमारी इच्छाओं पर कार्य करती है। लेकिन दूसरी पेशियाँ अनैच्छिक वे पेशियाँ होती है जो हमारी इच्छाओं पर कार्य नहीं करती, यानी कि हम इन्हें स्वतः संचालित या रोक नहीं सकते। जैसे आप हृदय स्पंदन में जितनी पेशियाँ होती है, क्या हम उन्हें अपनी इच्छाओं से स्टार्ट या एंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जैसे श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया। ठीक है, ये सब पेशियाँ जो होती है अनैच्छिक पेशियाँ होती है। अनैच्छिक पेशियों को भी 2 भागों में बांटा गया है।
कौन कौन से दो भाग हो जाएंगे वे आपके? पहला भाग होगा आपका जैविक क्रिया, और दूसरा भाग होगा आपका सहायक क्रिया। अगर हम जैविक क्रिया की बात करें, जैविक क्रिया में कौन कौन सा शामिल होगा? हृदय स्पंदन हो गया आपका, यानी कि हार्ट बीट जिसे कहते हैं, श्वसन हो गया आदि। और सहायक क्रिया में आती है आपकी खांसी, यानी कि छींक, उल्टी, ये सब। अब इनकी जैविक क्रिया वे क्रियाएं होती है जिनके प्रभावित होने से या जिनके रुक जाने से हमारे शरीर में जीवन समाप्त हो जाएगा, या इस प्रकार कहा जा सकता है जिनके बाधित होने से हमारी मृत्यु हो जाती है, वे क्रियाएं जैविक क्रिया होती है। जैसे हार्ट बीट या हृदय स्पंदन हो गया, जैसे ही अगर शरीर में हार्ट बीट होना बंद हो गया तो हम मर जाएंगे। दूसरा, वहीं अगर हमारे शरीर ने सांस लेना बंद कर दिया तो हम मर जाएंगे। तीसरा, जो उत्सर्जन होता है अगर वह होना बंद हो गया तो भी हम मर जाएंगे। तो इस प्रकार की जितनी भी क्रिया होती है जिनके न होने से हमारे शरीर में जीवन समाप्त हो जाता है, तो वे सब क्रिया जैविक क्रिया में सम्मिलित की गई है। वहीं सहायक क्रिया वे क्रिया होती है जिनके रुक जाने से हमारे शरीर में कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं होता, जैसे खांसी, छींक, उल्टी। अब यहीं से एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि पलक झपकना कौन सी क्रिया का भाग होगा? अगर पलक झपकने की बात करें, पलक झपकना देखिए प्यारे बच्चों, आपका सहायक क्रिया का ही भाग होगा। कुछ बच्चे कह रहे थे यहाँ पे ये भाग जैविक क्रिया के अंतर्गत शामिल होगा, लेकिन पलक झपकना जैविक नहीं सहायक क्रिया का भाग होता है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो एक लंबे समय के लिए हम अपनी आइज़ को क्लोज करते हैं, ये 5 या 6 घंटे। और इतना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पलक झपक कर सोते हैं तो हमारी मृत्यु हो जाती है, या सुबह जब हम उठते हैं हम जीवित हो जाते हैं, नहीं। क्योंकि पलक झपकने से हमारे शरीर में कोई बड़ा नुकसान नहीं होता और न ही हमारे जीवन पर कोई संकट बनाता है, तो इसलिए इसे सहायक क्रिया के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है। एक क्वेश्चन इसी भाग से पूछा जाता है कि 24 घंटे कार्यरत रहने वाला भाग कौन सा होता है? यही होता है 24 घंटे कार्यरत, या इसे कहते हैं हम कभी आराम नहीं करता। कभी आराम नहीं करता, यह इसके बारे में इम्पोर्टेंट है। यह भाग मेरुरज्जा से जुड़ा रहता है। यानी कि 24 घंटे कार्य करने वाला हमारे मस्तिष्क का कौन का भाग होता है? मेड्यूला होता है, या मेड्यूला वह भाग होता है जो कभी आराम नहीं करता। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि हमारी रीढ़ की हड्डी जो जिसे मेरुरज्जा कहते हैं, हमारी मेरुरज्जा से जुड़ने वाला मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है? वह भी मेड्यूला ही होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, साथ साथ नोट करते रहिए, थोड़ा तेज़ी से चलेगा आज। अनुमस्तिष्क का अन्य नाम के बारे में पूछता है। इसके 2 महत्वपूर्ण नाम होते हैं, इसके 2 अन्य नाम होते हैं। पहला, इसे कहते हैं छोटी अकल, या इसे कहा जाता है जीवन का वृक्ष। अगर इसके कार्य की बात करें, कार्य क्या क्या करते हैं? शरीर का संतुलन, शरीर की मुद्रा का नियंत्रण, मांसपेशी के संकुचन प्रकुचन का नियंत्रण, तीसरा बोलने में सहायक। अनुमस्तिष्क को छोटी अकल कहा जाता है, या हमारे शरीर की छोटी बुद्धि कौन कहलाती है? अनुमस्तिष्क ही कहलाती है। दूसरा, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है जीवन का वृक्ष, यानी कि जिस प्रकार हमें जीने के लिए वृक्ष आवश्यक होता है, उसी प्रकार जीवन यापन करने के लिए छोटी अकल का विकसित होना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। ठीक है। कार्य कैसे हो जाएगा? इसका कार्य शरीर का संतुलन बनाना, जैसे हम चलते हैं, चलते समय अगर हम फिसल जाते हैं तो हमें झटके के साथ रोकना, या ठोकर लग जाती है गिरने से रोकना झटके के साथ, तो ये सब संतुलन बनाता है आपका अनुमस्तिष्क।
दूसरा इसका कार्य होता है शरीर की मुद्रा का नियंत्रण, यानी कि जैसे हम मुस्कुराते हैं या कोई आड़ा तिरछा मुंह बनाते हैं, इस प्रकार के जितने भी मुद्रा का नियंत्रण होगा वो भी आपका अनुमस्तिष्क ही करेगा। तीसरा मांसपेशी संकुचन के लिए, जैसे हमने अपना हाथ सिकोड़ा, इसमें मांसपेशी हमारी इकट्ठा हो जाती है और फैलती है तो उसे संकुचन प्रकुचन कहा जाता है। आमतौर पर अगर हम संकुचन की बात करें, संकुचन कहलाता है मांसपेशियों का सिकुड़ना और प्रकुचन कहलाता है मांसपेशियों का फैलाव। ठीक है। और बोलने में सहायक, किस तरह के शब्दों का प्रयोग हमें करना है, क्या हमें बोलना है, जब भाषण वगैरह देने की तैयारी जो होती है, ये सब कार्य भी अनुमस्तिष्क का ही होता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन निकलता है, अल्कोहल पीने से कौन से मस्तिष्क के कौन से भाग को नुकसान पहुंचता है, या अल्कोहल कौन से मस्तिष्क के भाग को नुकसान पहुंचाता है, अगर हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं। अल्कोहल किसे बाधित करता है, तो ये बाधित करता है आपका अनुमस्तिष्क को। भाई सीधा सा रीज़न है, आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। जो व्यक्ति शराब पिए हुए है या नशे में है या मत्ता की हालत में है, तो उसके साथ क्या होता है, क्या वो ठीक तरीके से बोल पाएगा, नहीं बोल पाता, यानी कि उसके शब्द लड़खड़ा जाते हैं। किस कारण से लड़खड़ा जाते हैं, क्योंकि जो शराब होती है वो अनुमस्तिष्क को हानि पहुंचाती है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि अनुमस्तिष्क के 90% भाग को कुछ समय के लिए निष्क्रिय कर देती है। और जैसे ही एक बड़ा भाग इसका निष्क्रिय होगा तो व्यक्ति शब्दों का चयन नहीं कर पाएगा, या बोलेगा तो वो लड़खड़ा लेगा, उसकी ध्वनि में स्पष्टता नहीं होगी। दूसरा, शरीर की मुद्रा का नियंत्रण नहीं कर पाएगा, यानी कि कभी उसका हाथ इधर गिरेगा, कभी उसकी राल बाहर निकल जाएगी, मतलब काफ़ी गंदे दिखते हैं जो दारू पीते हैं इस तरीके से। और या हम कहेंगे शरीर का संतुलन नहीं बन पाएगा, सही तरीके से चल नहीं पाएगा, यानी कभी आपको नाली में गिरे मिलेंगे, इधर उधर ही गिर पड़ जाते हैं जो शराब पिए हुए होता है। तो उसका मेन कारण यही होता है कि वहाँ पर सेरिबेलम का एक बड़ा भाग निष्क्रिय हो जाता है कुछ समय के लिए। और तो जब शरीर का संतुलन ही नहीं बना पाएगा, निष्क्रिय भाग हो गया, तो संतुलन कहाँ से बनेगा, इधर उधर गिरते रहते हैं। ठीक है, तो आपका यह पॉइंट इम्पोर्टेंट है दोनों। एक भाग आपका ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं हम मध्य भाग के बारे में। मध्य भाग क्या होता है, इसका सबसे छोटा भाग होता है मध्य भाग के बारे में। पहला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट बनता है यहाँ से, ये बनता है सबसे छोटा भाग। सबसे छोटा भाग है। दूसरा, दो संवेदी अंगों का नियंत्रण। दो संवेदी अंगों का नियंत्रण, और कौन कौन से दो संवेदी अंगों का नियंत्रण करता है, ये करता है आँख व कान। ठीक है, या इस प्रकार भी कहा जाता है विशिष्ट ध्वनि व विशिष्ट दृष्टि के बीच संबंध स्थापित करने का कार्य होता है आपका मध्य मस्तिष्क का। विशिष्ट ध्वनि कैसी होती है, यानी कि कोई व्यक्ति हमारे पास उपस्थित नहीं है, वो हमारे दूर से हमें आवाज़ लगा रहा है लेकिन हम उसे देख नहीं पाते, लेकिन उसकी ध्वनि सुनकर हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उस व्यक्ति ने हमें आवाज़ लगाई। तो इस प्रकार जो विशिष्ट ध्वनि के आधार पर दृष्टि बनाने का कार्य करता है वो होता है आपका मध्य मस्तिष्क। ठीक है, जैसे कुत्ता भौंकता है लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देता, तो हम लेटे लेटे भी बता सकते हैं कि कुत्ते भौंक रहे हैं, क्योंकि उनकी एक विशिष्ट आकृति या दृष्टि जो बनाने का कार्य करता है वो करता है आपका मध्य मस्तिष्क। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है मध्य मस्तिष्क के बारे में। अब अग्र मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं। अग्र मस्तिष्क क्या होता है। अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग होता है। सबसे बड़ा भाग है, अन्य नाम इसे उच्च मस्तिष्क भी कहते हैं, हायर ब्रेन। इसे क्या कहते हैं, इसे उच्च मस्तिष्क भी कहते हैं। उच्च मस्तिष्क क्यों कहते हैं, उच्च मस्तिष्क इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अंगों का तो नियंत्रण करता ही है, या हमारे शरीर का संतुलन बनाने का कार्य तो करता ही है, उसके साथ साथ मस्तिष्क के अन्य भागों को नियंत्रण करने का कार्य भी उच्च मस्तिष्क का ही है, इसलिए इसे हायर ब्रेन कहा जाता है, यानी कि उच्च मस्तिष्क कहा जाता है। और अगर आपसे प्रश्न पूछेगा परम मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग ये होता है आपका अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। कितना होता है, अग्र मस्तिष्क का 80% भाग है। ठीक है, अब
इसके कार्य लिख लेते हैं, कार्य इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक प्रश्न बनता है। जितने भी रचनात्मक कार्य है हमारे, रचनात्मक कार्य या हम कहेंगे सामान्य बुद्धि प्रदान करना, सामान्य बुद्धि देना, या हम इसे कहेंगे स्मृति को संचित करना, स्मृति को संचित करना भी इसका ही कार्य हो जाएगा। दूसरा, सुख व दुख की अनुभूति कराना, सुख व दुख का अनुभव भी यही कराएगा, ठीक है। तीसरा, हमारा एकाग्रता को नियंत्रित करना, ठीक है। तो ये सब इसके कार्य हो जाएंगे, सामान्य बुद्धि हो जाएगा, सुख दुख का अनुभव सामान्य, ठीक है। अगर अब थोड़ा समय लेते हैं इसके बारे में। अगर बात करेगा वह आपसे कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा, या तो वो ऑप्शन में देगा अग्र मस्तिष्क, तो हमें ऑप्शन अग्र मस्तिष्क को ही देना है, या ऑप्शन में अग्र मस्तिष्क नहीं है तो दूसरी प्राथमिकता हमारी होती है सेरिब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क भी सबसे बड़ा भाग होता है क्योंकि यह अग्र मस्तिष्क का 80% भाग होता है, अगर मस्तिष्क का। और इसके कार्य की बात करें, जितने भी रचनात्मक कार्य है, जैसे कोई कवि होता है कविता लिखता है, या कोई फिल्मकार होता है फिल्म का निर्माण करता है तो वह दृष्टि बनाता है, या हम सपने देखते हैं, उसमें रचनात्मक कार्य जितने भी होते हैं वे सब प्रमस्तिष्क के द्वारा ही संचालित होते हैं। तीसरा, हमारा स्मृति को संचित करने का कार्य, यानी कि हमारी याददाश्त कौन बनाता है, प्रमस्तिष्क ही बनाता है। या हमारी बहुत पुरानी बातें यादें होती है वे कहाँ संचित होती है, प्रमस्तिष्क में। या हम पढ़ते हैं, पढ़ा हुआ याद कहाँ पर होता है, ये भी होता है आपका प्रमस्तिष्क में, ठीक है। अगला, हमें सुख व दुख का अनुभव कौन कराता है। भाई क्या होता है कि अगर कोई हमें दुख मिल गया तो उस दुख का अनुभव कौन कराएगा, प्रमस्तिष्क कराएगा। कहना या बहुत गलत हुआ है, बहुत कार्य गलत हुआ, या ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस प्रकार की जो फीलिंग लाता है वो आपका प्रमस्तिष्क ही लाता है। और सुख, जो मज़ा आ गया, हर्ष व उल्लास, यानी बहुत ज़्यादा खुशी होगी, तो इस प्रकार का अनुभव भी आप प्रमस्तिष्क ही कराएगा। एकाग्रता, यानी कि जैसे आप पढ़ते हैं एकाग्रचित या ध्यान होते हैं, तो इसमें भी कौन हेल्प करता है, ये आपका प्रमस्तिष्क ही करता है, ठीक है। तो ये प्रमस्तिष्क के बारे में इम्पोर्टेंट कार्य है, ये लिख लिया होगा आपने। अगर हम थैलमस की बात करें, थैलमस क्या करता है, थैलमस करता है 3 संवेदी अंगों का नियंत्रण। थैलमस आपका करता है 3 संवेदी अंगों का नियंत्रण। कौन कौन से 3 संवेदी अंग होते हैं, ये होती है आपका नाक, जीभ, त्वचा, ठीक। दूसरा, बाहरी, ताप, दाब, दर्द का अनुभव कराता है, थैलमस क्या करता है, थैलमस जैसे हमने बताया था कि 2 संवेदी अंग कान व आँख, इसका नियंत्रण करता है आपका मध्य मस्तिष्क। लेकिन बाकी 3 संवेदी अंग क्या हुए, नाक, जीभ, त्वचा, इनका नियंत्रण थैलमस करता है। यानी कि इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिनमें थैलमस ज़्यादा सक्रिय होता है वे किस चीज़ का अनुभव कर पाते हैं। यानी कि आपने देखा होगा बहुत से व्यक्ति बिना खाने को देखे ही, खाने की सुगंध से ही बता देते हैं कि वह बना है, या यह परांठे बने हैं, यहाँ ये बने हैं, तो इसका मतलब है उनमें थैलमस जो भाग होता है मस्तिष्क का वो ज़्यादा सक्रिय होता है। या टेस्ट की बात करें, क्या ना टेस्ट कड़वा, मीठा, खारा कैसा, या इसमें कोई स्वादहीन है, ये तो आपने फीकी चाय कर दी, इस प्रकार का जो अनुभव कराता है वो भी थैलमस कराता है, ठीक है। और जैसे स्वाद की बात करें, जीभ पे जो पैपली होती है वे जांच भी करती है, स्वाद कलिकाएँ हमें अनुभव कराती है, लेकिन वो अनुभव किसके पास भेजा जाता है, वो थैलमस के पास भेजा जाता है। थैलमस ही में बताता है भाई जांच, स्वाद की जांच तो जीभ के द्वारा होगी कि इसमें कड़वापन है, मीठापन है, वो मैं पीछे बता चुका हूँ, लेकिन वो जैसे ही जाँच कर लेता है जो उसका रिजल्ट होता है वो मस्तिष्क के पास भेजा जाता है। मस्तिष्क ही कहता है, कहने लगे ये मीठा है भाई,
ठीक है। तो जितने भी रिजल्ट को ग्रहण करने का काम होता है वहाँ थैलेमस का हो जाता है। और त्वचा क्या काम करती है? त्वचा जैसे हमें किसी पीछे से स्पर्श किया या चलते चलते कोई चुभ गया पैर में, तो इस तरह का जितने भी स्पर्श का अनुभव जो कराती है वो हमारी त्वचा कराती है। वहीं दूसरा पॉइंट होता है थैलेमस का ताप, दाब व दर्द। यानी कि बाहरी ताप क्या होता है, जैसे गर्मी के समय में या ठंड का भी समय चल रहा है, आज बहुत ज़्यादा सर्दी है, इस तरह का अनुभव कौन करा रहा है कि मैं ज़्यादा लत्ते पहन लूँ या 2 स्वेटर पहन लूँ, एक जर्सी पहन लूँ। तो इस तरह का अनुभव कराता है थैलेमस कि आज तो बड़ी ठंड है यार, सौड़ में दुबक के बैठ जा, रजाई में दुबक के बैठ जा। तो इस प्रकार का अनुभव भी थैलेमस ही कराता है। ठीक है, आपका थैलेमस कंप्लीट है। अब पढ़ते हैं हम हाइपोथैलेमस। जैसे बाहरी ताप दाब का नियंत्रण तो कराया इसने, तो हाइपोथैलेमस आपको कराएगा आंतरिक ताप, आंतरिक दाब और आंतरिक दर्द का नियंत्रण कराता है। अगर एक पॉइंट यहाँ ये बाहरी दर्द है, बाहरी दर्द कैसा, मतलब अगर हम गेंद खेल रहे हैं, गेंद आके हमें पेट पे लगी तो वहाँ दर्द होगा, वो बाहरी दर्द हो गया। लेकिन आंतरिक दर्द होता है, जैसे हम चल रहे हैं, अचानक पेट में दर्द हो गया गैस की वजह से, तो वो दर्द का अनुभव, अचानक हमारी छाती में बहुत ज़्यादा पेन हो गया, तो इस प्रकार के आंतरिक दर्द का अनुभव कराता है आपका हाइपोथैलेमस। ठीक। तो आंतरिक ताप व दाब का अनुभव कौन कराता है? हाइपोथैलेमस कराता है। ये समझ लिया हो गया। आंतरिक ताप होता है, जैसे हमारे शरीर का एक निश्चित आंतरिक तापमान होता है जो 96.7 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन इससे ज़्यादा होता है उसे बुखार कहा जाता है कि हमें बुखार आ गया, 97, 98, 99 जैसे ही होता है। तो होता क्या है कि जैसे ही हाइपोथैलेमस कम हो जाता है या कम विकसित होता है या इसमें बीमारी हो जाती है, तो हमें बुखार की अनुभूति होने लगती है या हमारे शरीर का आंतरिक तापमान बढ़ने लगता है। आपने देखा होगा, आपको पैरासीटामोल दिया जाता है, तो पैरासीटामोल क्या करता है, सीधा आपको हाइपोथैलेमस को सक्रिय करता है, और जैसे ही ये ज़्यादा सक्रिय होगा तो आपका तापमान जो बढ़ा हुआ था या घटा हुआ था उसे मेंटेन कर देगा। तो इस प्रकार बुखार में इसका ही इलाज किया जाता है। और दर्द, दाब, दबाव, जैसे कि कहीं चीज़ के अंदर आप फंस गए, जो आंतरिक दबाव होता है जिसे हम कहते हैं हमें तो यार ऐंठन हो रही है पेट के अंदर, इस तरीके का जो अनुभव कराता है वो आपका हाइपोथैलेमस ही होगा। तो पहला कार्य इसका हो गया ये। दूसरा कार्य क्या होता है हाइपोथैलेमस का? ये होता है सोने व जागने के चक्र का निर्माण करता है। सोने व जागने के चक्र का निर्माण, यानी कि जैसे ही मैं 9 बजे सो जाता हूँ और 3 बजे उठ जाता हूँ, जैसे कोई व्यक्ति है वो 11 बजे सोता है, तो उसमें उसे एक निश्चित या पर्टिकुलर टाइम पर ही क्यों नींद आती है, तो उस निश्चित टाइम को बनाने का कार्य ही होता है हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस ही वह होता है कि जो व्यक्ति 4 बजे तक सोता है ऑटोमेटिकली 4 बजे उठ जाता है। तो इसका मतलब होता है कि हाइपोथैलेमस एक ऐसे चक्र का निर्माण करता है जो निश्चित पर्टिकुलर समय के साथ ही पूरा होता है। यानी कि 11 बजे सोना है तो 11 बजे नींद आएगी, 4 बजे उठना है तो 4 बजे। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस ही आपका हो जाएगा। तीसरा हाइपोथैलेमस का कार्य है, जैसे हमने बात की थी सुख दुख का अनुभव कौन कराता है? प्रमस्तिष्क। लेकिन वही प्यास भूख प्यास लव, इन सभी फीलिंगों का एहसास भी हाइपोथैलेमस ही कराता है। ठीक है, तो लिख लिया होगा। आपके सभी भाग कंप्लीट है, कुछ पॉइंट इनके बारे में और समझने हैं बस। जैसे एक पॉइंट रह गया यहाँ पर, व्यक्तित्व का विकास भी यही करता है अपर मस्तिष्क। व्यक्तित्व का विकास, आपने कहावत सुनी होगी कि तू इतना बड़ा हो गया अब तक भी तुझे बुद्धि नहीं आई, तो इसका मतलब है वो प्रमस्तिष्क की बात कर रहा है, यानी कि उसमें व्यक्तित्व जो है अभी अविकसित है, विकसित नहीं हो पाया है पूरी तरीके से। यानी कि व्यक्तित्व का जो निर्माण करता है प्रमस्तिष्क ही करता है, जिसे हम इंग्लिश में पर्सनैलिटी कहते हैं। ठीक है, और भूख प्यास लव ये सब फीलिंग होती है, इसका अनुभव हाइपोथैलेमस कराएगा। ठीक, और अगर बात करें हम परम मस्तिष्क की, ये क्वेश्चन और पूछा जाता है, परम मस्तिष्क किस में ज़्यादा सक्रिय होता है? अगर हम बात करें परम मस्तिष्क की, दिख रहा है ना यहाँ तक, देख लेना। परम मस्तिष्क क्या होता है? महिलाओं में ज़्यादा सक्रिय होता है, महिलाओं में ज़्यादा सक्रिय है।
कितना ज़्यादा सक्रिय होता है? यह पुरुषों से 0.2% ज़्यादा सक्रिय होता है। वहीं अगर इसके हम आकार की बात करें, आकार जो होता है वो मेल में बड़ा होता है, किसके अनुपात में? फीमेल के। यानी कि अगर हम विकसित दृष्टि से देखें या पहले आकार के आधार पर अगर हम पूछे कि परम मस्तिष्क किस में बड़ा होगा, तो आपका आंसर होगा पुरुषों में इसका आकार बड़ा होता है महिलाओं की अपेक्षा। लेकिन वही अगर हम बात करें इसके विकसित आधार पर, विकसित किस में ज़्यादा होता है? महिलाओं में ज़्यादा होता है। और कितना विकसित होता है? पुरुषों से 0.2% ज़्यादा विकसित होता है महिलाओं में। तो इसका सीधा सीधा अर्थ निकलता है कि जो महिलाएँ होती है वे पुरुषों से ज़्यादा एक्टिव होती है या ज़्यादा बुद्धिमान होती है। कितनी? 0.2%। ठीक है, ये एक रिसर्च बेस्ड डाटा है जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ने दिया है। ठीक है, ये बिल्कुल प्रूफ हो चुका है कि महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा बुद्धिमान होती है 0.2%। ठीक है, बचपन से ही उनमें ये बुद्धि आ जाती है या उनमें अपने बुद्धि का विकास उनमें हो जाता है। ठीक है, तो आपका मस्तिष्क कंप्लीट हो गया। इसमें और कोई टॉपिक नहीं है। एक नोट करिए कि होता क्या है। अगर हम बात करें इनके मध्य मस्तिष्क का, आप जानते हैं, 2 संवेदी अंगों का नियंत्रण। यहाँ से क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लेते हैं। आपके सबसे पहला क्वेश्चन मतलब मैं पूछना चाहता हूँ कि हम सुख दुख की एहसास कौन कराता है? सुख व दुख का एहसास आपका आंसर होगा परम मस्तिष्क। वहीं अगर क्वेश्चन पूछ लेता है भूख प्यास लव की फीलिंग का एहसास कौन कराता है? आपका हाइपोथैलेमस। अगर क्वेश्चन यहाँ से बनता है आंतरिक तापमान का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। और बाहरी तापमान का नियंत्रण कौन करता है? आपका थैलेमस करता है। वहीं विशिष्ट ध्वनि व विशिष्ट आवाज़ के बीच, विशिष्ट ध्वनि व विशिष्ट दृष्टि के बीच संबंध स्थापित करने का कार्य मध्य मस्तिष्क का होता है। वहीं अगर पूछा जाएगा आपका हृदय स्पंदन कैसी क्रिया है, तो आपका एक जैविक क्रिया, छींकना आपका सहायक क्रिया है। और अनैच्छिक पेशियों का नियंत्रण मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। एक प्रश्न और यहाँ से बनता है, जैसे हमने मध्य मस्तिष्क के बारे में बात करी, आँख व कान, लेकिन मध्य मस्तिष्क क्या होता है? सोते समय भी कार्यरत रहता है। तो यहाँ इसका मतलब ये भाग भी 24 घंटे आपका काम करता है और मेंड्यूला ऑब्लोंगेटा भी 24 घंटे काम करता है। ठीक है, ये कभी ना आराम करने वाले अंग है। यानी कि अगर वो आपसे पूछेगा कि 24 घंटे कार्यरत कौन सा अंग होता है, तो अगर ये ऑप्शन में दोनों है तो बोथ आपका आंसर होगा। और अगर वो एक एक नाम देता है तो ये दोनों ही आपके आंसर हो गए। लेकिन अब मैं क्वेश्चन यहाँ से बनाना चाहता था, ये जैसे मध्य मस्तिष्क की बात कर रहे हैं हम, ये विशिष्ट ध्वनि के बीच संबंध स्थापित करता है। तो होता क्या है, जब हम सो जाते हैं तो उस समय भी यह मध्य मस्तिष्क हमारा काम करता है। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे, जब व्यक्ति सो गया तो उसे हल्की आवाज़ें क्यों नहीं सुनाई देती? क्योंकि इसका कार्य तो ध्वनि को सुनना ही है और संबंध स्थापित करना है। और व्यक्ति जब सोया हुआ है और तब भी ये भाग काम कर रहा है, तो हमें हल्की आवाज़ें क्यों नहीं सुनाई देती? जैसे हम धीरे धीरे कोई पास में बैठा बातचीत करता रहता है तो उसे सुनाई नहीं देता। या कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति को उठाने के लिए कोशिश की जाती है, बीच में ही उसका चक्कर पूरा होने से पहले, तो उसे तेज़ आवाज़ दी जाती है, बहुत ज़ोर से आवाज़ दी जाती है, तो भी वो उठ पाता है। ऐसा कारण क्यों होता है? तो प्यारे बच्चों, आपका आंसर होगा, इसका कारण यह होता है क्योंकि हल्की आवाज़ों को मध्य मस्तिष्क तक जाने से रोकने का कार्य परम मस्तिष्क का होता है। यानी कि परम मस्तिष्क हल्की आवाज़ों को मध्य मस्तिष्क नहीं पहुंचने देगा। परम मस्तिष्क जो होता है हल्की आवाज़ों को मध्य मस्तिष्क तक जाने से रोकता है।
यानी कि सोते समय हमें हल्की आवाज़ें इसलिए नहीं सुनाई देती क्योंकि जो हमारा परम मस्तिष्क होता है वह उन्हें मध्य मस्तिष्क तक जाने से रोक लेता है, और जैसे ही हम तेज़ आवाज़ लगाते हैं परम मस्तिष्क वह कार्य नहीं कर पाता या इतनी आवाज़ों को वह नहीं रोक पाता। तो कोई ना कोई आवाज़ हमारे तक पहुंच ही जाती है, और जिससे मध्य मस्तिष्क उसे सुन लेता है और हमें जगा देता है, या हमारे सोने के चक्र को वह तोड़ देता है, जिससे हमारी आँख खुल जाती है। ठीक है, तो ये आपका तीनों के भाग हो गए और कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि मध्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है आपका अग्र मस्तिष्क, या वो यहाँ से इनके बढ़ते क्रम के अनुसार इन्हें कहेगा व्यवस्थित करो। पहले आएगा आपका अग्र मस्तिष्क, फिर पश्चिम मस्तिष्क, फिर आएगा आपका मध्य मस्तिष्क। ठीक है, एक पूछेगा मेरुरज्जा से जुड़ने वाला भाग कौन सा होता है, आपका मेड्यूला होता है, जो मेरुरज्जा यानी कि रीढ़ की हड्डी से जुड़ा रहता है। ठीक, तो यहाँ से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, फिर आगे चलते हैं। बस एक ही टॉपिक बचा है इसमें बताने के लिए, और वो है CSF यानी कि सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। वो कहाँ गया डस्टर? अच्छा, चलो आपने नोट कर लिया होगा इधर का, इधर ही मिटा देते हैं। ये लिखा है मैं क्रीनियल मीनिंग्स। क्रीनियल मीनिंग्स क्या होता है? क्रीनियल मीनिंग्स ये होता है हड्डी व मस्तिष्क के बीच का आवरण। हड्डी व मस्तिष्क के बीच का आवरण। इसके क्या होते हैं? इसके 3 भाग होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से 3 भाग होते हैं? पहले भाग का नाम होता है ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर। दूसरे भाग का नाम होता है आर्चिनोइड। ARACHNOID आर्चिनोइड। तीसरे भाग का नाम होता है आपका पाई मैटर। अगर हम ड्यूरा मैटर की बात करें, ड्यूरा मैटर क्या होता है? हड्डी के साथ चिपका रहता है। हड्डी के साथ चिपका रहता है। दूसरा आर्चिनोइड मध्य भाग होता है इसका। इस आवरण का मध्य भाग आर्चिनोइड कहलाता है, यह मध्य भाग है। और पाई मैटर होता है आपका मस्तिष्क के साथ चिपका रहता है, यानी कि ब्रेन के साथ चिपका रहता है। इस आवरण में एक द्रव्य भरा रहता है जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम होता है CSF। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। ये होती है आपकी सेरिब्रल CEREBRAL सेरिब्रल स्पाइनल SPINAL और फ्लूइड FLUID, यानी कि FLUID सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। इसका फुल फॉर्म होता है सेरिब्रल। बस इंपॉर्टेंट ये होता है, इसके कार्य पूछता है CSF के कार्य बताइए। इसका कार्य होता है ब्रेन को गीला रखना। ब्रेन को गीला रखना। दूसरा इसका कार्य होता है ब्रेन को पोषण देना। तीसरा कार्य होता है ब्रेन की गंदगी साफ करना।
और अगर पूछा जाए मस्तिष्क की जांच में इसी का इस्तेमाल किया जाता है, या मस्तिष्क की या ब्रेन की जांच करने के लिए इसी फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है, इसी फ्लूइड की जांच की जाती है। ठीक है। सेरिब्रल स्पाइन फ्लूइड ये क्या होता है? ये मस्तिष्क को गीला रखने का कार्य करता है, मस्तिष्क को पोषण देता है, मस्तिष्क की गंदगी साफ करता है। यानी कि सीएसएफ की बात करें तो ये सीधा सीधा मस्तिष्क को खराब होने से बचाता है या मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। और जब कभी भी आप अपने मस्तिष्क की जांच कराते हैं तो डॉक्टर क्या होता है, सीएसएफ को ही आपके मस्तिष्क से निकालता है और उसी की जाँच की जाती है। ठीक। तो इस प्रकार आपका ब्रेन टॉपिक कंप्लीट हो गया। कोई डाउट है तो इसमें आप कमेंट में छोड़ सकते हैं या पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम बता देंगे। आपके 2 चैप्टर बायोलॉजी में कंप्लीट हो चुके हैं। तो साथ ही साथ इन्हें रिवीजन करते रहिए, और जैसे ही 3 या 4 चैप्टर हो गए हम एक मैराथन ले आएंगे इन चारों चैप्टर की, ताकि आपका रिवीजन भी साथ साथ होता रहे। ठीक है। चलो नोट करिए, फिर क्लास ऑफ करते हैं। चलो ठीक है तो बच्चे चलते हैं, मिलते हैं फिर शाम की क्लास में ग्रामीण परिवेश की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू।